नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस चैनल के ऊपर। जैसा कि अपनी बात हुई थी कि सीएलटी के कुछ क्वेश्चंस अपन ने निकाले, 3 फेजेस में निकाले, फिर भी कुछ क्वेश्चंस बच गए। और ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि हर मेथड के, हर अप्रोच के इतने क्वेश्चंस अपन निकालेंगे कि उसके बाद में पेपर सेटर चाहे कहीं से भी पूछे, आपका क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाना है। हाँ, लैंग्वेज डेफिनेटली चेंज हो सकती है। जैसे यही आपको आइकन पहले मिला होगा, कौन सा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के नाम से ऐसा कुछ मिला आपका। वहां पर आपने अगर गौर किया हो तो यहां पर इस पैटर्नेबल सिचुएशन में एक चीज आपने देखी हो कि जब भी इन क्वेश्चंस को आप निकालते हैं बेटा जी, तो उस वक्त आपके पास में सबसे बड़ा काम यह होता है कि इसका एक बेस बनता है और वो बेस आपके पास होना चाहिए। तो अपन ने कुछ जो 3 फेजेस में क्वेश्चन निकाले, उसके बाद में कुछ बच्चों का क्रॉस क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर ऐसा कैसे। तो अभी अपन और भी निकालेंगे, अभी वहीं तक ये चीज सीमित नहीं हुई है। इसके नेक्स्ट फेजेस हैं वो इसके अंदर आपके बचे हुए हैं। तो चलते हैं अपन वहां पर जहां अपन ने क्वेश्चन छोड़ा था ना, उसके जस्ट आगे करीब करीब आप यहां पर 25 से 26 सवाल निकाल चुके हैं। ये मान के चलते हैं कि 25 क्वेश्चंस आप आराम से कर चुके हैं। आपका लास्ट का क्वेश्चन यहां पर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इससे जुड़ा हुआ था, उसके आगे वाला क्वेश्चन यहां से लीजिएगा। अगर आपके वहां पर 24 से 25 क्वेश्चन आपने निकाले तो आज कोशिश करेंगे कि अपने क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाए। सवाल पढ़िएगा, Which of the following is true about learners in CLT? CLT में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, उसमें वहां पर कौन सा कथन है वो लर्नर्स के बारे में, या फिर ये कहूं कि आपका विद्यार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं, अधिगम करता है, उनके बारे में सही है। मतलब सीएलटी में लर्नर का क्या रोल है। तो पहली बात तो यहां सुनना, अगले ने क्या कहा कि लर्नर्स जो होते हैं वो पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं। पैसिव का मतलब सक्रिय होते हैं, रेसिपिएंट्स का मतलब आपका वहां पर जो चीज प्राप्त करने की बात आती है। तो आप इतना ध्यान जरूर रखना कि एक लर्नर है, उसको जब सीएलटी में देते हैं तो 90% एक्टिविटी उसकी वहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो टोटली वो एक्टिव है। अगर कभी कभार थोड़ा बहुत पैसिव भी हुआ तो फैसिलिटेटर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा, या को कम्युनिकेटर हो जाएगा, या फिर गाइड हो जाएगा, लेकिन बच्चा एनी टाइम क्या रहेगा, वहां पर एक्टिव रहेगा। तो किसी भी सेंस में अपना स्टूडेंट, अपना लर्नर है, नॉलेज के प्रति कभी भी सीएलटी में पैसिव नहीं होता है। दूसरी बात कि लर्नर्स आर एक्टिवली इंगेज्ड इन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। अपनी खुद की स्वयं की अधिगम की प्रक्रिया के अंदर जो बच्चा होता है, जो लर्नर होता है, वो सक्रिय तौर पर शामिल होता है, सम्मिलित रहता है, व्यस्त रहता है, बिल्कुल रहता है। कहीं इसमें कोई शक शुबह है, इसकी जगह नहीं है। तो यहां जो लर्नर्स हैं, यहां जो आपके अधिगम करता है, वो हद से ज्यादा क्या है, एक्टिव रहते हैं, हद से ज्यादा इंगेज्ड रहते हैं। किसमें, अपनी खुद की लर्निंग प्रोसेस के अंदर या अधिगम की प्रक्रिया में। मतलब कुल मिला के लर्निंग बाय डूइंग है, सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ करेक्शन है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसमें, आपका वहां पर सीएलटी के अंदर जो अपना आंसर होना है। लेकिन बाकी 2 को अपन वहां पर काटेंगे और ये देखेंगे कि ये चीजें हैं किस तरीके से हमें इनहांस करती हैं, किस तरीके से हमारी वहां पर हेल्प करती हैं। तो अगर हल्का फुल्का कुछ कटा हुआ है उसको अपन वहां पर एडजस्ट भी कर लेंगे जी। एक बार इस चीज को मैं वापस आपके लिए बोल देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा इस पीपीटी को, अपनी स्लाइड को ऊपर नीचे करते हैं तो हल्का फुल्का आपके लिए थोड़ा सा विवरण हो जाता है। जैसे लर्नर हैं वो पैसिव रेसिपिएंट्स नहीं होते हैं, किसके, नॉलेज के। लर्नर वहां पर क्या रहेगा बेटा जी, आपका टोटली एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, और इस लर्निंग प्रोसेस है, इसमें पूर्णतया क्या रहेगा, आपका इंगेज रहेगा, सम्मिलित वहां पर रहने वाला रहेगा, शामिल रहेगा और व्यस्त भी रहेगा। लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स ओनली। हमारी जो लर्नर्स हैं उनसे केवल यह अपेक्षा किया जाना, ये आशा किया जाना, किस बात के लिए, कि वो लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं, भाषा की जो आपकी संरचनाएं हैं, उनको मेमोराइज करें, कतई नहीं। रट्टा मारने की बात तो इसमें बिल्कुल आएगी नहीं। टोटली आपको जो सीखना भी है ना, तो किसके माध्यम से सीखें आप, प्रैक्टिस के माध्यम से सीखें। रटने का कोई सेंस इसमें नहीं है। फिर नीचे थोड़ा जो कटा हुआ है मैं बोल देता हूं, लर्नर्स ओनली फोकस ऑन रिटन एक्टिविटीज। हमारी जो लर्नर्स हैं वो केवल लिखित गतिविधियां होती हैं, उन्हीं पर फोकस करते हैं, कतई नहीं करते हैं। रिटर्न पे उनका फोकस नहीं होता है। मेनली फोकस कहां होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर होता है। अगले सवाल पे अपने सवाल नोट करते चलना कि आज अपन कितने सवाल वहां पर कर जाते हैं। ये अपना सवाल नंबर पहला। दूसरे सवाल पे आवाज के लिए
इन सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, हाउ इज फ्लुएंसी डेवलप्ड, हमारा फ्लुएंसी है वो कैसे डेवलप्ड होता है, मतलब फ्लुएंसी का मतलब धारा प्रवाहिता, बच्चा बोलने में किस प्रकार से समर्थ होता है, किस प्रकार से सक्षम होता है, वो चीज यहां पर आपको देखनी होती है। तो अपना जो फ्लुएंसी का रोल है उस रोल को आपको वहां पर चेक करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर देखना होता है। ठीक है, तो वहां इस पैटर्न में अगला सीएलटी को जो बता रहा है फ्लुएंसी या धारा प्रवाहिता को उसके साथ जोड़ेगा। हमने बार बार पढ़ा है यहां पर कि इसमें जो फ्लुएंसी है, धारा प्रवाहिता है, उसको तवज्जो दी जाती है, किसके ऊपर दी जाती है आपकी वहां पर, एक्यूरेसी के ऊपर दी जाती है या फिर शुद्धता के ऊपर वहां पर ये दी जाती है। ये पैटर्न इसमें आपको देखने को मिलेगा, फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी। बाय फोकसिंग ओनली इन ग्रामर रूल्स, केवल और केवल व्याकरण है उनके नियमों के ऊपर क्या करना, आपका ध्यान आकर्षित करवाना, ध्यान डालना, ध्यान केंद्रित करवाना। दूसरा, थ्रू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इन रियल कम्युनिकेटिव सिचुएशंस, यथार्थ की संप्रेषणीय स्थितियां हैं उनमें आपका वृहद व्यापक तौर पर आपके बोलने के वाचन के कौशल के अंदर अभ्यास करवाना। बाय मेमोराइजिंग वोकेबलरी लिस्ट, जो आपके शब्द भंडार की सूचियां हैं उनको रट्टा मरवाना। बाय प्रैक्टिसिंग रिटन लैंग्वेज ओनली, केवल लिखित भाषा का अभ्यास करवाना। तो जैसे आपने अभी पूर्ववर्ती सवाल देखे हैं, ग्रामर रूल्स हैं उन पे फोकस करवाने का काम टीसीजी का होता है। यहां पर बच्चों को वोकेबलरी लिस्ट है उसको रटवाने का काम भी किसका होता है, टीसीजी का होता है। केवल रिटन लैंग्वेज फोकस करना टीसीजी है या फिर अपने पास में स्ट्रक्चरल पैटर्न है, डॉक्टर वेस्ट मेथड है, उस पे हो सकता है। लेकिन यहां जो हमें चाहिए कौन सा, कि बच्चे से हद से ज्यादा ओवर ड्रिलिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू नीड, हद से ज्यादा या ओवर नहीं कहेंगे, कहीं एक्सटेंसिव को आप नेगेटिव शेड में ले जाओ, ऐसा बिल्कुल ले जाना नहीं है। कुल मिला के अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता अनुसार, और उसमें भी प्लेंटी होना चाहिए, आपका प्रचुरता के साथ में दिया जाता है। स्पीकिंग आपकी बोलने का कौशल है जो रियल कम्युनिकेटिव सिचुएशंस में देखने को मिलता है, यथार्थ स्थितियों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये अपना सवाल नंबर 2 का था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। जितने ज्यादा सवाल आप मेरे साथ निकाल लेंगे उतना आपको बेनिफिट होना है, और ये दोनों चीजें आपके ग्रेड 2 में भी, ग्रेड 3 में भी, आपका L2 मेंस में भी, आपके L1 है उसके मेंस में भी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पात्रता के अंदर सब जगह काम आएगा। जहां पर आप CTET या CTET उनको देते हैं, या फिर किसी भी स्टेट का अगर आप वहां पर TET एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें ये चीज आपके सिलेबस में रहती है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली प्रायोरिटाइज्ड इन CLT, निम्नांकित में से कौन सी चीज ऐसी है जिसे विशेष तौर पर CLT है उसमें प्राथमिकता वहां पर नहीं दी जाती। मतलब बाकी 3 चीजें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, CLT है उसके अकॉर्डिंग वहां होगा, अपने सिलेबस का मतलब CLT का जो है, ठीक है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो CLT के मुताबिक नहीं है। अगले ने यही तो पूछा है कि विशेष तौर पर ऐसा कौन सा भाग है जिसे CLT में प्राथमिक रूप से रखा नहीं जाता है। नोट देखो, इन्होंने पहले से अपर केस या कैपिटल लेटर्स में लिख रखा है। तो यहां पर पहली बात सुनना, डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, संप्रेषणीय आधार पर प्रतिस्पर्धा, प्रवीणता, दक्षता, कुशलता है, इसको वहां पर रखना, ठीक है, बिल्कुल इसमें शामिल होता है। दूसरा, करेक्टिंग एवरी ग्रामेटिकल मिस्टेक इमीडिएटली, तुरंत तौर पर आप क्या करते हैं, व्याकरणिक गलतियां होती हैं उनको सुधारते हैं नहीं, गलतियां सुधारी जाती हैं, बच्चे पर छोड़ा जाता है, सेल्फ करेक्शन होता है, इमीडिएटली इसमें कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा वक्त दिया जाता है, पेयर वर्क हो सकता है, ग्रुप वर्क हो सकता है, उसके बाद में बच्चा है अपना सेल्फ स्टडी का पार्ट लेगा, और फिर जो चौथा चरण आता है वहां टीचर से पूछेगा तो लेटर ऑन अगर जरूरत पड़ी, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंकरेजिंग स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन, निरंतर तौर पर, सतत तौर पर जो बच्चे की बातचीत या संप्रेषण होता है उसे आपका उत्साहित करना, बेटा बिल्कुल होता है ऐसा वहां पर, ये CLT में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग, यूजिंग ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल्स, आपके जो प्रमाणिक या आधिकारिक या पुष्टिगत जो भाषा की सामग्री है उसको यूज करना, बाकायदा वहां पर हमें देखने को मिलता है। सारी चीजें वहां पर मेंशनेबल होती हैं। इसका मतलब केवल और केवल एक ये चीज कौन सी, कि इमीडिएटली, तुरंत तौर पर बच्चे की जो मिस्टेक, त्रुटियां होती हैं स्पेशली व्याकरण संबंधी,
काम में बेटा नहीं लिया जाता है। तो यहां पर अपने पास में ये चीजें कहने को सीएलटी के पक्ष में है, लेकिन हमें तो वो चाहिए जो सीएलटी के पक्ष में नहीं है। और प्रायोरिटाइज्ड की बात करते हैं तो इसको तो कहीं पर प्रायोरिटी दी नहीं जाती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक को हाथों हाथ वहां तैयार करना इसका मेरिट नहीं, डिमेरिट है, एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज है, इसकी कमी या डिफेक्ट के रूप में वहां पर गिना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर अपना 4, चौथा सवाल आज का देखें। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज एम्फेसाइज्ड इन सीएलटी? सीएलटी के अंदर किस प्रकार का जो संप्रेषण होता है उस संप्रेषण पर हम क्या देते हैं? एम्फेसाइजेशन देते हैं। एम्फेसाइजेशन का मतलब बेटा वहां पर जोर डालते हैं, प्रेशराइज करने का काम वहां पर करते हैं। अगर इस चीज को अपन देखते हैं तो यहां पर सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, जो आपके मन मस्तिष्क में आनी चाहिए कि सीएलटी का जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल आपस में परस्पर क्रियात्मक होना चाहिए। लर्नर टू लर्नर है, लर्नर टू टीचर है, टीचर टू लर्नर है, लर्नर टू यूजर है, यूजर टू लर्नर है। मैंने 5 फेजेस आपको वहां पर बताएं। और यूजर का मायने कौन से हैं? केवल लर्नर या टीचर नहीं है, इनसाइड द क्लासरूम नहीं है, बल्कि आउटसाइड द क्लासरूम भी होता है। तो यहां शुरू में क्या बोला गया? रिटन कम्युनिकेशन ओनली, केवल और केवल लिखित संप्रेषण से बिल्कुल भी नहीं। आपका सिर्फ लिखित संप्रेषण से सारी चीजें कवर नहीं हो सकती हैं। तो कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन केवल रिटन की बात यहां पर दे सकते अपन। अगली बात, स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन, संरचनाबद्ध तरीके से नियंत्रित आपका कम्युनिकेशन। वही चीज कम्युनिकेशन तो है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में नहीं हो सकता है। साइलेंट रीडिंग, इसमें तो कम्युनिकेशन के लिए जगह है ही नहीं, ये तो वैसे ही क्या है आपका बाहर हो जाता है। तो यहां वाले पैटर्न में अपने पास बचा कौन सा? स्पॉन्टेनियस इंटरएक्ट कम्युनिकेशन, निरंतर तौर पर, सतत तौर पर, लगातार तौर पर चलने वाला परस्पर क्रियात्मक जो आपका संप्रेषण है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ये लीजिएगा, इसके साथ इसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार यहां ध्यान देंगे आप कि अपने पास कम्युनिकेशन है, उसमें जो एम्फेसाइजेशन होता है वो किस चीज का होता है? जो लगातार होता है, कंटिन्यूअसली होता है। और रेगुलर के साथ साथ में क्या होना चाहिए? आपका इफेक्टिव होना चाहिए, इंटरएक्टिव होना चाहिए, जो हमें देखने को मिलता है। ये रहा हमारे प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। आराम से सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो सीएलटी है, सीएलटी के 3 पार्ट मैंने पहले वीडियोस में सोल्व करवा रखे हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप इसे वॉच करेंगे थोड़ा परेशानी होती है, तो उनको आप देखेंगे तो उनके साथ में इसका लिंक जोड़ते चले जाएंगे आपका। नेक्स्ट थिंग पे आ जाइएगा। नेक्स्ट थिंग यहां पर, इन सीएलटी द यूज ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल्स इज इनकरेज्ड बिकॉज, सीएलटी के अंदर जो ऑथेंटिक या प्रमाणिक या आधिकारिक जो सामग्री होती है उसका यूज करना, उसे उत्साहित किया जाता है। उसे उत्साहित क्यों किया जाता है? क्या वजह है कि उसको वहां पर वरीयता दी जाती है? मतलब आपके पास में बच्चा है, बच्चे के साथ में ऐसा क्या मैनर रहना चाहिए कि बच्चा उसकी तरफ एक्सपोज हो जाए, एक्सपोज होने के साथ में बच्चा उसके साथ में अटैच हो जाए, उन सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करे। तो मैं फिर बोल रहा हूं, अपने पास जो मटीरियल चाहिए वो मटीरियल कैसा है? बिल्कुल ऑथेंटिक है, एक से ज्यादा है तो मटेरियल्स कहा जा सकता है। यहां पर बच्चे को क्या करता है? इंकरेज करता है। पहली बात, दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न परफेक्ट ग्रामर, कि वो बच्चे की मदद करते हैं। किस काम में मदद करते हैं? कि पूर्ण या विशुद्ध व्याकरण सीखें। तो व्याकरण तो इसका सेकेंडरी एस्पेक्ट है, नॉर्म चॉम्स्की वाला, ये तो इसका दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा पहलू है वहां पर। इसका पहला पहलू तो फ्लुएंसी है, डेल हाइम्स वाला है आपका, या फिर आपके लिए माइकल हैलिडे का है, कनाल का है, स्वैन का है, बकमैन का है, सेल्सी का है, मर्शिए का है, जॉर्नेई का है, या फिर आपका जॉन डीवी का है, या फिर यहां तक अपन कह सकते हैं थरल का है, उनका है। तो यहां पर इसका परफेक्ट ग्रामर तो सेकेंडरी एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट वहां पर नहीं है। अगली बात, दे एक्सपोज स्टूडेंट्स टू रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूज, वो बच्चे को इस चीज के लिए खोलकर प्रेजेंट कर देते हैं कि भैया तुम्हें जो सिखाया गया है वो वास्तविक या यथार्थ की दुनिया में आप भाषा का प्रयोग करने के लिए चले जाएं, आगे वहां पर बढ़ जाएं। डेफिनेटली, बिल्कुल, बच्चे को इनसाइड द क्लास ही नहीं है, सोसाइटी में सोशियो लिंग्विस्टिक मैनर के अंदर किस तरीके से आप चीजों को सिखाते हैं, किस तरीके से उन चीजों को आप बताते हैं, दैट इज देयर। तो बच्चे को टोटली आप क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं। कहां?
बिल्कुल सोसाइटी को फेस करने के लिए कि जा तुझे पूरा तैयार किया गया, सोसाइटी के बीच में जा, इंटरैक्ट कर और वहां पर लिसन कर और स्पीक कर और बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एकदम यूजफुल या फिर ये कहें मीनिंगफुल सार्थक तरीके से जो एक डायरेक्ट अप्रोच है वो आपकी तरफ आगे बढ़नी चाहिए। दे फोकस सोलली ऑन वोकैबुलरी। वो जो वोकैबुलरी आपका शब्द भंडार है उस पर क्या करते हैं आपका सोलली। सोलली का मतलब मुख्य तरीके से उस शब्द भंडार के ऊपर क्या करते हैं, आपका ध्यान केंद्रित वहां पर करते हैं। तो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी अपने पास में सीएलटी का मुख्य इश्यू नहीं है। दे आर इजियर फॉर टीचर्स टू क्रिएट। ये जो ऑथेंटिक मटेरियल होता है अध्यापकों के लिए निर्मित करने में, उसे सेलेक्ट और ग्रेड करने में बहुत आसान होता, बिल्कुल नहीं होता बेटा। ऑथेंटिक मटेरियल के पीछे जो आपका मेहनत लगती है, लेबर के साथ में जो रिसर्च लगता है, वो हर किसी के वश का सौदा नहीं होता। लोगों की रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। एक एक क्वेश्चन है उसको ढूंढना, उसके सोर्सेज लाना, उसकी ऑथेंटिसिटी है जिस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे, वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये टीचर्स के लिए आसान काम नहीं बनता है। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर अब 5वां है, उस 5वें क्वेश्चन में अगले पूछा कि वहां पर ऑथेंटिक मटेरियल जो बच्चे को क्या करता है, इंकरेज करता है। कब करता है? जब आप उसे रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, रियल लाइफ सिचुएशन में एक्सपोज करने का काम करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following is a possible challenge of CLT in a non-native English speaking country? कि एक देश जहां पर अंग्रेजी भाषा मूल भाषा या गृह भाषा की तरफ नहीं देखी जाती है या उसके रूप में बोली नहीं जाती है, तो वहां बेसिकली अपने पास में कौन सा चैलेंज बनता है, कौन सी चुनौती बनती है? पहली बात, देयर इज नो फोकस ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। वहां पर आपके संस्कृति से जुड़े हुए जो पहलू होते हैं उस भाषा में, उन पे कोई फोकस नहीं होता। कैसे नहीं होता? बिल्कुल फोकस रहता वहां पर इन चीजों के ऊपर, तो फोकस वाली कोई बात तो नहीं है। स्टूडेंट्स लैक अपॉर्चुनिटीज। बच्चे हैं, उन्हें अवसर या मौकों की कमी मिलती है टू प्रैक्टिस, अभ्यास करने के लिए लैंग्वेज, अपना लिंग्वा फ्रैंका सेकंड लैंग्वेज का आउटसाइड द क्लासरूम, कक्षा कक्ष के बाहर। तो आप ध्यान दीजिए, बच्चे को इनसाइड द क्लासरूम तो माहौल मिलेगा, लेकिन कक्षा कक्ष के बाहर अगर वो इंग्लिश में बात करना चाहेगा, टारगेट लैंग्वेज में बात करना चाहेगा, तो वो माहौल उसे अचीव नहीं होगा, वो माहौल उसे प्राप्त वहां पर नहीं होगा। तो ये कमी रहेगी, आपकी चैलेंज बनेगा। स्टूडेंट्स प्रीफर फॉर्मल रिटन एग्जाम्स ओवर इंटरएक्टिव एक्टिविटीज। क्या वहां पर बच्चा है इंटरएक्टिव या परस्पर क्रियात्मक जो गतिविधियां होती हैं उनके ऊपर लिखित परीक्षाएं हैं या औपचारिक जो आपका मैटर होता है उसको प्रीफर करता? बिल्कुल प्रीफर नहीं करता है, इसकी उसे कोई जरूरत नहीं होती है। प्रीफर किसको करेगा? इंटरएक्टिव एक्टिविटीज को ही प्रीफर करेगा। फिर टीचर्स आर ऑलवेज फ्लुएंट इन द टारगेट लैंग्वेज, कि अध्यापक होते हैं हमेशा आपकी टारगेट लैंग्वेज में धारा प्रवाही नहीं। इनकी एफिशिएंट टीचर्स की हमें क्या मिलती है? कमी भी देखने को मिलती है। तो कुल मिला के जो इशू आया, इशू कौन सा है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनमें क्लासरूम से बाहर जाकर जो प्रैक्टिस करनी है लैंग्वेज की, टारगेट लैंग्वेज की, लिंग्वा फ्रैंका की, उसकी अपॉर्चुनिटीज उन्हें ज्यादा नहीं मिलती हैं। नए के बराबर अपॉर्चुनिटीज वहां उन्हें मिलती हैं और ये आगे चलकर क्या बनता है? एक पॉसिबल चैलेंज बनता है कि जितना आपने क्लासरूम में सिखा दिया उतना ही बच्चा बाहर जाके प्रैक्टिस करे, मुमकिन नहीं हो पाता है। उतना छोड़िए, उसका आधा या आधे से कम भी वहां पर मुमकिन नहीं हो पाता है। अभी अपना छठा सवाल था, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, बड़ा ही आसान सवाल है। इन CLT विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल्स, CLT में निम्नांकित में से कौन से ऐसे कौशल हैं आर डेवलप्ड साइमल्टेनियसली, जिन्हें प्रॉपर ऑर्डर के अंदर बड़े आराम से क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। बताएं, देखिए जरा इसका आंसर। तो बेटा जी देखा होगा आपने सवाल कि CLT में कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज स्किल्स हैं जिनको साइमल्टेनियसली बिल्कुल सही क्रम में, आपका प्रॉपर ऑर्डर के साथ साथ में, सीक्वेंस के साथ साथ में, सही प्रोपोर्शन में, अनुपात के आधार पर आप यूज करते हैं। तो बेसिकली सीधा सीधा एक सिंपल क्वेश्चन है कि अपना जो प्रॉपर ऑर्डर है ये चलता है, कौन सा? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये वहां पर चलेगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में सीधा सीधा ये आंसर पड़ा। तो बाकी इसमें है क्योंकि ये प्रॉपर वे में किसी भी स्किल को कम आंकती नहीं है। ये अपना सवाल नंबर 7 का था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का देखिएगा क्या कहा। 8वां सवाल है, इन CLT द गोल ऑफ लिसनिंग एक्टिविटीज इज टू। CLT के अंदर आपका जो श्रवण कौशल की गतिविधियां होती हैं उनका जो लक्ष्य है वो क्या होता है? पहला, टेस्ट लिसनिंग
कॉम्प्रिहेंशन ओनली, केवल और केवल सुनकर समझना और फिर उसका जवाब देना, उसकी परख लेना, या प्रोवाइड कंटेक्स्ट फॉर रियल कम्युनिकेशन, या फिर आप क्या करते हैं वास्तविक संप्रेषण है उसके लिए संदर्भ और प्रसंग की अवस्थाएं प्रदत्त करते हैं, या फोकस ऑन वोकैबुलरी मेमोराइजेशन, या फिर जो आपका मेमोराइजेशन है अर्थात आपका स्मृतिकरण की अवस्थाएं होती हैं उस शब्द भंडार पर आपका ध्यान केंद्रित किया जाता है, या इंप्रूव ओनली प्रोनाउंसिएशन, केवल उच्चारण सुधारा जाता है। तो जो बिल्कुल भी टच नहीं होता ना उसको निकालिए आप। केवल लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, एलएस पूरा कवर करता है ना। केवल वोकैबुलरी का मेमोराइजेशन, तो वोकैबुलरी का मेमोराइजेशन केवल टीसीजी में कम से कम 10+ बार आ गया होगा। इंप्रूव ओनली प्रोनाउंसिएशन, केवल उच्चारण को सुधारना नहीं, उच्चारण चाहिए तो सही लेकिन केवल उसी पर फोकस करना ये नहीं हो सकता है। बच्चे को आप ऐसा कंटेक्स्ट देंगे जिस वो रियल वर्ड कम्युनिकेशन में, रियल वर्ड कंटेक्स्ट में, रियल लाइफ सिचुएशन में आउटसाइड द क्लासरूम जाके आराम से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। थोड़ा सा जो इजी क्वेश्चन है उन पे मैं टाइम कम दूंगा आपको। व्हाट इज द रोल ऑफ वोकैबुलरी इन सीएलटी? सीएलटी या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, उसके अंदर वोकैबुलरी या शब्द भंडार है, उसकी भूमिका क्या है? मतलब वोकैबुलरी सीएलटी में काम आता है या नहीं आता है? आता है तो कितना आता है और किस लेवल पर वहां पर आपका आता है, किस तरीके से सिखाया जाता है? तो सुनिए, वोकैबुलरी इज लर्न्ड, वोकैबुलरी को सीखा जाता है थ्रू मेमोराइजेशन विदाउट कंटेक्स्ट, कि आप रट्टा मरवा दोगे और रट्टा मरवाने के साथ में उसका कोई कंटेक्स्ट होगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा वहां पर नहीं है, पहली बात। दूसरी, वोकैबुलरी इज लर्न्ड इन आइसोलेशन, वोकैबुलरी को आप क्या करते हैं वहां पर बिल्कुल अलग तरीके से अलग थलग कर देते हैं। स्पीकिंग और लिसनिंग, तो वोकैबुलरी है कम्युनिकेशन से आइसोलेट या अलग नहीं हो सकती है सीएलटी में। वोकैबुलरी इज लर्न्ड थ्रू कम्युनिकेशन एंड कंटेक्स्ट, बहुत यह बात है कि जो वोकैबुलरी होता है उसे आपका संप्रेषण और जो संदर्भ आता है उसके साथ में आपका यूज लिया जा सकता है, आपके कम्युनिकेशन के साथ में, आपके कंटेक्स्ट के साथ में उसे यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोकैबुलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन सीएलटी, सीएलटी के अंदर जो आपका वोकैबुलरी है वो वहां पर यूज किया नहीं जाता है। यूज तो होता है, यूज कैसे होता है? कंटेक्स्ट में होता है, आपका इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए होता है, रेफरेंशियल होता है, कंटेक्चुअल होता है। तो वोकैबुलरी तो आएगा लेकिन कम्युनिकेशन के बेस पर आएगा और कंटेक्चुअल रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने लिस्ट बना दी, मेमोराइज करवा दिया, पैरेट या रॉट लर्निंग आपने करवा दिया, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10। मैंने कहा था ना बेटा आपको कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको मैं 1 बाय 1 ऐड करता हुआ चलूंगा। कई बार आपकी पीपीटीज कम तैयार होती, कई बार ज्यादा तैयार हो जाती, कई बार टाइम का इशू रहता है, कुछ भी रहे लेकिन हम कुल मिलाकर एक एवरेज पार्ट ले लेंगे और उस एवरेज पार्ट के अंदर ये चीज जरूर सीख लेंगे आपका वहां पर कि जहां पर कभी 20 क्वेश्चन आए, कभी 5 आए, तो एवरेज अपना 10 से 15 के बीच में आ ही जाएगा। सवाल देखिएगा। इन ए सीएलटी क्लासरूम, सीएलटी के क्लासरूम में स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड, बच्चों को उत्साहित किया जाता है टू फोकस ऑन, कि बच्चा क्या करे वहां पर, इस बात पर ध्यान दे। किस बात पर ध्यान दे? ये देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये जो क्वेश्चन जिन भी बच्चों ने मेरे भेजे हैं तैयार करके, तो उन बच्चों को यहां ये सुनना है कि बेटा प्रोनाउंसिएशन है अकेला, उसका परफेक्शन किसमें? सीएलटी में नहीं आता है। प्रोनाउंसिएशन चाहिए लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड चाहिए। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ओनली चाहिए लेकिन अकेले ये नहीं चाहिए। देखो ओनली लिखा हुआ है, केवल नहीं चाहिए, साथ में आपका फ्लुएंसी भी वहां पर चाहिए। लर्निंग एज मच वोकैबुलरी एज पॉसिबल, जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा शब्द भंडार को तैयार करना। नहीं बेटा ये तो कभी भी आपका होगा ही नहीं, तो अपने पास बचा आंसर यही क्या है, सुनना। एक्सप्रेसिंग मीनिंग, अर्थ को अभिव्यक्त करते हुए इफेक्टिवली, प्रभावशील तरीके से, इवन विद एरर्स, यहां तक कि आपकी त्रुटियों के साथ में, त्रुटियां आती हैं, त्रुटियों के साथ में भी उनको अच्छे तरीके से क्या करना, आपका वहां पर डील करना, अच्छे तरीके से आगे की तरफ लेकर जाना। तो बिल्कुल बच्चा एरर करता है, सेल्फ करेक्ट करता है, लर्नर टू लर्नर, चाहे पैर में होता है, ग्रुप में होता है, या फिर आपका सेल्फ करेक्शन करे या फिर टीचर से पूछे और उसके बाद में मीनिंग को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करे। एरर आती है बाद में सुधारी जा सकती है, एक्यूरेसी बाद का काम होता है, पहला काम क्या होता है आपका, फ्लुएंसी का होता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं आप। 11वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टास्क यूज्ड
इन CLT टू इंप्रूव स्पीकिंग स्किल। जब आप बच्चों से स्पीकिंग स्किल सुधरवाते हैं, बोलने का या वाचन कौशल सुधरवाते हैं, उसका सामान्य कार्य वहां पर क्या देखने को मिलता है वो सुनिएगा। क्या जब आप बुलवाएंगे तो बेटा जी आप मुझे बताओ कि जो बुलवाने वाली चीजें होती हैं उनका इस चीज से क्या रिलेशन है? निबंध लिखवाने से। ये तो किस में आ गया? राइटिंग स्किल में। ये स्पीकिंग में आ गया, इसका कोई रोल नहीं है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आप विस्तृत विवेचनांकन के आधार पर पठित अपठित जो गद्यांश है, अवतरण है, उसके आधार पर आप प्रश्नों के जवाब मांग लेते हैं, तो उसमें स्पीकिंग स्किल्स नहीं आई। इसमें कौन सी स्किल आई बेटा? आपका रीडिंग स्किल्स आई। ये देखो लिखा पड़ा इसमें रीडिंग वाला, स्पीकिंग नहीं है। रोल प्लेइंग रियल लाइफ सिचुएशंस, आपकी यथार्थ के जीवन की जितनी स्थितियां निर्मित होती हैं उसके अंदर भूमिका का निर्वाह करना है, वो इसमें शामिल होगा। और जब आप रोल प्ले करते हैं, किसी भूमिका है या उसका निर्वाह करने का काम करते हैं, अदाकार बनते हैं, तो वहां पर आपको बोलना ही पड़ेगा, डायलॉग के थ्रू बोलना पड़ेगा, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये चीज किसमें जाती है? रोल प्लेइंग रियल लाइफ सिचुएशन में जाती है। साथ में यहां पर कहा मेमोराइजिंग डायलॉग्स, मतलब आपके जो डायलॉग्स हैं, आपके जो वहां पर संवाद हैं, उनका रट्टा मारना कतई नहीं, ऐसा कोई पार्ट वहां देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें राइटिंग एसेज की बात नहीं आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की बात नहीं आती है, मेमोराइजिंग डायलॉग्स की बात वहां पर नहीं आती है। तो यहां सीधी सीधी बात होती है रोल प्लेइंग रियल लाइफ सिचुएशंस की। ठीक है बेटा जी, अगले सवाल की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर आज का 12 का देख लीजिए। पहले कहा था ना धीरे धीरे क्वेश्चंस की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी, तभी कहते हैं कि भरोसा कायम रहना चाहिए, हैव सम फेथ। अगर विश्वास रखेंगे तो सारी चीजें आपकी स्नेह आएंगी। हथेली में बेटा सरसों उगाई नहीं जा सकती है। हाउ डज CLT अप्रोच द टीचिंग ऑफ ग्रामर? जो आपका CLT है, क्या उसमें ग्रामर या व्याकरण अध्यापन या शिक्षण होता है? और होता है तो इस उपागम के अंदर किस तरीके से होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वहां पर आपका ग्रामर को पढ़ाया जाता है? तो पहली बात, क्या इसमें आपका होता है नहीं होता ग्रामर टीचिंग? बिल्कुल होता है। पहले फ्लुएंसी आता है, उसके बाद में एक्यूरेसी आता है, तो अपन मना नहीं करेंगे कि ग्रामर इसमें नहीं होता है। बाकायदा इसमें आपको वहां पर ग्रामर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं इस चीज को आपके समक्ष वहां पर रिपीट कर देता हूं कि अपने पास में ग्रामर तो रहेगा बेटा जी, लेकिन ग्रामर है वो किस मैनर में रहेगा, ये चीज हमें स्पेशली ध्यान देनी है। देखो, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली थ्रू एक्सप्लिसिट रूल्स। जो आपके या नियम हैं उनको आप बाह्यांकन आधार पर, बाहरी तौर पर क्या करते हैं, डिडक्टिव अप्रोच के साथ बताते हैं। तो डिडक्टिवली का मतलब क्या होता है? जो चीजें आपकी निगमनात्मक आधार पर होती हैं। और निगमनात्मक के मायने क्या होते हैं? जब चीज आप कहां पढ़ते हैं बताओ? जो चीजें नियम से किधर जाती हैं, उदाहरण की तरफ जाती हैं। और नियम से उदाहरण के मायने ऐसे हैं कि मेरे पास में पहले क्या आता है? रूल आता है, और उसके बाद में यहां पर क्या रहेगा बताओ? देखें, एग्जाम्पल रहेगा, और यहां पर इसे अपन नाम देते हैं डिडक्टिव का। और ये जो चीजें हैं वो किसके नजदीक है बेटा? आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नजदीक है। ठीक है। दूसरा, ग्रामर इज टॉट इन आइसोलेशन फ्रॉम स्पीकिंग, कि व्याकरण को हम पढ़ाएंगे तो स्पीकिंग से बिल्कुल अलग रख के नहीं। अगर पढ़ाया जाएगा तो कंटेक्चुअल पढ़ाया जाएगा, सिचुएशनल पढ़ाया जाएगा, रियल लाइफ सिचुएशन में होगा, रियल वर्ड कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा। तो ये दोनों ही यहां से क्या हो जाते हैं? आपके हट जाते हैं। अगली चीज, ग्रामर इज लर्नड इंडक्टिवली थ्रू कम्युनिकेशन एंड कंटेक्स्ट। जो बात मैंने बोली थी अभी आपका, वो आपके समक्ष आ रही है कि व्याकरण पढ़ाई तो जाती है, ठीक, और सीखी भी जाती है। कैसे? इंडक्टिवली। इंडक्टिवली का मतलब कैसा होता है? निगमनात्मक आधार पर या आगमनात्मक आधार पर? आगमनात्मक आधार पर होता है। और इसके मायने क्या होते हैं? जब चीजें हमारे पास में उदाहरण है, उदाहरण से हम कहां लेकर चलते हैं? आपका नियम की तरफ लेकर चलते हैं। कुल मिला के मैं इसे इंडक्टिव कहता हूं। तो इंडक्टिव के क्या है? मुझे पहले एग्जाम्पल है वो चाहिए होता है, और एग्जाम्पल से मैं कहां चला जाऊंगा? आपका नियम की तरफ चला जाऊंगा। ये इसमें मुझे देखने को मिलेगा। और साथ में कम्युनिकेशन संप्रेषण भी होना चाहिए, और उस कंटेक्स्ट के आधार पर भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा वहां रहेगा।
चौथा ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। है क्या वो देखते हैं कि ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन सीएलटी, कि व्याकरण है वो सीएलटी में महत्वपूर्ण ही नहीं है। बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो ये नीचे जो कटा हुआ दिख रहा है ना, ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन सीएलटी, कि सीएलटी में व्याकरण महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक्यूरेसी भी चाहिए होती है फ्लुएंसी के बाद में, तो ग्रामर की अपनी भूमिका वहां देखने को मिलेगी। कुल मिला के इसे डिडक्टिव पे नहीं पढ़ाया जाता है, इंडक्टिव पर पढ़ाया जाता है, और इंडक्टिव के अंदर भी हमारा कम्युनिकेशन रहना चाहिए, कंटेक्चुअल पैटर्न, रियल लाइफ सिचुएशन वहां पर आनी चाहिए। चलो सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर आज का 13वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन सीएलटी। सीएलटी में निम्नांकित तरीकों में से कौन सा तरीका ऐसा है जिसे काम में नहीं लिया जाता, मतलब 3 तरीके काम में लिए जाते हैं। कम्युनिकेशन ड्रिल्स या कम्युनिकेटिव ड्रिल्स, कम्युनिकेशनल ड्रिल्स जैसा बोलना चाहें, संप्रेषण आधार पर आपका अभ्यास बिल्कुल होता है, ठीक। डायलॉग मेमोराइजेशन बेटा ये नहीं होता है, ये ध्यान रखना। डायलॉग का ये स्पेलिंग अमेरिकन है या फिर यूनाइटेड स्टेट का है, जब इसे ब्रिटिश स्पेलिंग में लेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, आपका यहां वाले पार्ट में इस तरीके से लिखा जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ब्रिटिश हो जाएगा, यूके वाला हो जाएगा। तो यहां स्पेलिंग पे कंफ्यूज नहीं होना है आपका, कि डायलॉग मेमोराइजेशन, वाद का रट्टा मारा जाना, ये बेटा किस में होता है, एएलएम में होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में होता है, या फिर आपका आर्मी मेथड में रखा जाता है। पेयर एंड ग्रुप वर्क एक्टिविटी, बच्चों को आप क्या करते हैं, आप युग्म जोड़े से करते हैं, समूह आधार पर और टास्क बेस्ट इंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज वहां पर पॉसिबली रहती हैं। लास्ट का लिसनिंग एंड स्पीकिंग टास्क विद रियल वर्ड कंटेक्स्ट, बच्चे से कुछ सुनना, बच्चे से कुछ बुलवाना, बच्चे का सुनना, बच्चे का बोलना, या फिर आपस में कुछ भी इंटरेक्शन करते हैं, लर्नर है, टीचर है, यूजर जो भी होता है, जो टास्क दिया जाता है रियल वर्ड कंटेक्स्ट या सिचुएशन में होता है, बिल्कुल वहां पर ऐसा होता है। तो हमसे तो ये पूछा ना कि सीएलटी में कौन सी चीज काम नहीं आती है, तो सीएलटी में बेटा ये चीज हमारी काम नहीं आती। मैंने पहले क्रॉस इसलिए किया कि ये काम नहीं आती है, बाकी तीनों चीजें वहां पर काम आती हैं। नोट पूछ लिया तो हम यहां क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में यहां पर 14 की तरफ जाओ। 14वां जो सवाल आपके पास में आ रहा है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी डिजाइंड टू प्रैक्टिस लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इन सीएलटी। सीएलटी के अंदर जो आपका श्रवण कौशल की जो समझ होती है, उस समझ के साथ में कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसको शैलीगत आधार पर तैयार किया जाता है, उसका अभ्यास कार्य उस उदाहरण के साथ में रखा जा सकता। मतलब ऐसा कौन सा उदाहरण है, कौन सी गतिविधि का है जिसे आपका सीएलटी में लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के साथ में देखा जा सकता है, मतलब बच्चे को सुनने का अभ्यास वहां पर रहे। तो मैंने बार बार बोला है, आपका बच्चा जब भी सुने या बोले तो उसका रियल लाइफ का कंटेक्स्ट या रियल वर्ड का कंटेक्स्ट, रियल लाइफ की सिचुएशन का कंटेक्चुअल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये लाइन याद रख लो, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। तो अगले ने पूछा क्या, उस एक्टिविटी को पूछा जिसको डिजाइन किया गया है, किसके लिए, उस प्रैक्टिस या ड्रिल के लिए जो सीएलटी में काम आती है, उस कॉम्प्रिहेंशन के मैनर के लिए काम आती है, जो कॉम्प्रिहेंशन किसका होता है, लिसनिंग का माना जाता है। तो क्या लिसनिंग टू अ लेक्चर, एक व्याख्यान को सुनना मात्र नहीं, इसमें तो कोई अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं, कहीं पर रियल लाइफ नहीं आएगा। कंप्लीट ग्रामर एक्सरसाइजेस, व्याकरण के जो आपके अभ्यास कार्य होते हैं उनका क्या करना, आपका पूर्णता का काम करना बिल्कुल नहीं होता है। रीडिंग अलाउड, जोर जोर से पढ़ना, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में ऐसा देखिएगा कि लिसनिंग टू ए रियल वर्ड कॉन्वर्सेशन, आप वास्तविकता सांसारिक जो आपकी बातचीत होती है उसमें सुनने के साथ में पूछे गए सवालों का हाजिर जवाबी के साथ में प्रस्तुतिकरण देते हैं, अपना जवाब है वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना कि आउटसाइड द क्लासरूम की स्थिति इसमें भी बनती है, कक्षा कक्ष के बाहर सोशियो लिंग्विस्टिक जो मैनर होता है वो इसमें आपका अचीव करने को आपको देखने को मिलता है। तो लिसनिंग टू ए रियल वर्ड कन्वर्सेशन एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, डेफिनेटली इट इज देयर। और इसीलिए अज्यूम करना नहीं है, बिल्कुल चेक करना है। कहीं पर ऐसा अपन कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आगे सर हम नहीं देखते, तो मैं ये कहता हूं कि यहां पर कॉन्सेप्चुअल के अंदर भी आप फैक्चुअल ढूंढ सकते हो। जैसे आपको पता है रियल वर्ड है, कंटेक्स्ट है, सिचुएशन है, या फिर आपका कन्वर्सेशन है, सोशल लिंग्विस्टिक है, सोसाइटी है, आपका कम्युनिकेटिवली आप क्या है, कंटेक्चुअल है, रेफरेंशियल है। ये बातें आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का
आपका 15वां देखिएगा। इन सीएलटी के अंदर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड, बच्चों को प्रोत्साहित उत्साहित किया जाता है टू स्पीक, कि वो बोलें। क्यों बोले वहां पर, उसके पीछे कारण क्या रहता है उसको देखिएगा। वहां क्यों बच्चों से बुलवाया क्यों जाता है, अर्थात स्पीकिंग स्किल है उसको चेक कैसे करवाया जाता है और क्यों वहां पर करवाया जाता है, उस मैनर को आपको वहां पर देखना है। तो यहां पहली बात, दे आर रिवार्डेड फॉर स्पीकिंग करेक्टली, जब वो शुद्ध तरीके से बोलते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता नहीं भाई, ऐसा तो रीइंफोर्समेंट की कोई बात आती नहीं उसके अंदर कि आप प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपका है, आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, ऐसा कुछ यहां नहीं होता है। दे हैव टू कंप्लीट ग्रामर एक्सरसाइजेज, उन्हें व्याकरण के जितने अभ्यास कार्य की बात बताई गई है, दिया गया है, उन शीट्स को कवर करना होता है। ये तो एक्यूरेसी पे आ गया ना, आपको तो वहां किसकी बात करनी है, यहां पर स्पीकिंग की बात करनी है, तो हमें तो स्पीकिंग से मतलब है ना। अगला पार्ट, दे वांट टू एक्सप्रेस, वो बच्चे ये चाहते हैं कि वो अभिव्यक्त करें द आइडियाज, अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपनी ओपिनियंस अवधारणाओं को अभिव्यक्त करें। कहां, रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट के अंदर, अर्थ की दुनिया के संदर्भ के साथ में इन चीजों को जोड़ते हुए चलें। बिल्कुल मैंने बोला था ना वर्ड कंटेक्स्ट वाला। तो लास्टली आप आराम से काट दीजिएगा कि दे आर फोकस्ड ऑन रिटन एग्जाम्स, लिखित परीक्षाओं पर वो ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, कतई वहां पर ध्यान केंद्रित करके नहीं रखते हैं। तो ये चीज ऑटोमेटिकली वहां पर आपकी अहेड हो जाएगी, एक्सेल वहां पर रह जाएगी। अगले पार्ट में लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, 16वां क्वेश्चन है। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट अलाइंड विद सीएलटी। बहुत बढ़िया यहां काम में लिया गया है कि कौन सी ऐसी आपकी अध्यापन या शिक्षण की व्यू रचना है, रणनीति है, जिसे मुख्य तौर पर सीएलटी के साथ में जोड़ा गया है, सीएलटी के साथ में आपका रखा गया है। तो आप सीएलटी की बातें जब यहां पर करते हैं तो पूर्ण तरीके से इन चीजों पर फोकस भी आपको करना होता है। कौन सी चीजों पर, कि आपको पता हो कि बच्चा जब पढ़ रहा होता तो उसमें कौन सी कमी आए, बच्चा जो पढ़ रहा तो उसमें कौन सी उपलब्धि वहां पर आती है, किस तरीके से बच्चा इन चीजों को फोकस करता है। तो क्या सीएलटी टीचर सेंटर्ड लेक्चर्स पर आधारित है? बिल्कुल नहीं। सीएलटी टोटली जो ध्यान केंद्रित करती है तो वो बच्चे पर करती है, चाइल्ड पर है, प्यूपिल पर है, स्कॉलर पर है, स्टूडेंट पर है, डिसाइपल पर है, लर्नर पर है, टीचर पे फोकस नहीं है। यूजिंग टास्क, बच्चे उन कार्यों को काम में लेते हैं, उन दिए हुए कामों को पूरा करते हैं दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स, जिनकी आवश्यकता विद्यार्थियों को होती है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, कोलैबोरेटिवली, मिलजुल कर, आपस में समन्वय स्थापित करके एक टीम वर्क का काम करके वहां पर ऐसा किया जा सकता है। गिविंग स्टूडेंट्स ग्रामर टेस्ट, जहां पर बच्चे हैं उनको व्याकरण की जो परख होती है उसको देना। तो व्याकरण ये जो कार्य होता है वो तो इसके साथ में जोड़ा जा ही नहीं सकता है, उसे तो वहां पर हटाया जाना चाहिए। फिर फोकसिंग ऑन द पैसिव स्किल्स, आप वहां पर जो पैसिव स्किल्स होते हैं, क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन के अंदर से क्वेश्चन बन गया बेटा कि एक्टिव स्किल्स कौन सी है, पैसिव स्किल्स कौन सी है। मैं यहां लिख रहा हूं आपका, अपने पास में दो स्किल्स हैं, उन्हें क्या माना जाता है, आपका एक्टिव स्किल्स माना जाता है। दो स्किल्स अपनी ऐसी होती हैं जिन्हें बेटा अपन क्या मानते हैं, आपका पैसिव स्किल्स मानते हैं। इस तरीके से इन दोनों चीजों को वहां पर आप क्या करेंगे, में रखेंगे। तो आप पैसिव स्किल्स कौन से हैं, रीडिंग और राइटिंग, आर और डब्ल्यू वाला है। अब गौर ये करना कि अपने पास में रीडिंग का मतलब क्या बताओ, आपका जो चीजें आप लिखते हैं या पढ़ते हैं, और राइटिंग का मतलब क्या, आपका लिखना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, क्या आता है कि सर राइटिंग के अंदर तो हम क्या कहीं ना कहीं एक्टिव है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा अपनी चीजें बाहर देते हैं आपका, तो ये जो डब्ल्यू इसके साथ जुड़ रहा है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं आता है। जब आप एक्टिव की बात करते हैं तो मेनली स्पीकिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं। जब आप क्या करते हैं, आप केवल सुनते हैं, चुपचाप रिसेप्टिव नेचर में आते हैं, और साथ में केवल क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं। तो वो चीज किसमें है, पैसिव, मतलब आप प्रॉपरली इसमें क्या नहीं होते, एक्टिव नहीं होते, वन साइडेड आप एक्टिव रहते हैं। तो ये चीजें दो दो टुकड़ों में ली जाती हैं। अगलों ने ऑप्शन हमें दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं था रीडिंग और राइटिंग से, हमें यह मतलब था कि केवल पैसिव स्किल पे आपका फोकस होता है, नहीं होता है। पैसिव की बजाय एक्टिव स्किल, मतलब चारों ही स्किल्स पर इसका फोकस होता है, लिसनिंग पर भी, रीडिंग पर भी, राइटिंग पर भी। तो अपना जो आंसर ये मिला उसको पढ़िएगा कि टास्क दिया जाता है, पेयर में दिया जाता है, या फिर किस में दिया जा सकता है, ग्रुप में दिया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति विशेष में बच्चों को आवश्यकता रहती है कि बच्चा क्या करे, वहां पर सोल्व करे। किसको सोल्व करे, आपका बेटा किसको सोल्व करेगा, जो दी हुई प्रॉब्लम्स हैं, जिनको
कोलैबोरेटिवली यानी सह समन्वयात्मक आधार पर पूरा करवाया जा सकता है। बच्चा बच्चे से, बच्चा टीचर से मदद लेके या सेल्फ लेवल पर उसे करेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर अपना यहां पर 17 है बेटा जी। अगला सवाल, इन ए सीएलटी क्लासरूम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का जो कक्ष होता है वहां पर हाउ आर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, वहां बच्चों से किस प्रकार से यह उम्मीद की जाती है कि वहां पर वो अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को वहां पर शामिल करते हैं, अपने आप की भागीदारी वहां पर जताते हैं। क्या बाय मेमोराइजिंग डायलॉग्स, यहां पर वो डायलॉग्स या संवाद रट्टा मारेंगे, अगर करते हैं तो पार्टिसिपेशन कहां आया? बाय आंसरिंग ग्रामर क्वेश्चंस, व्याकरण के जो आपके सवाल उनका जवाब देना, नहीं जी, केवल सवाल का जवाब देने का मतलब एक्यूरेसी लेकर आना, फुल पार्टिसिपेशन वहां पर नहीं मिलेगा। बाय लिसनिंग टू लेक्चर्स पैसिवली, आप चुपचाप निष्क्रिय आधार पर बैठे रहें और वहां पर जितने लेक्चर्स या व्याख्यान हैं उनको क्या करें, आपका सुनते रहें, वो भी इसमें नहीं आएगा। बाय इंगेजिंग इन एक्टिविटीज, इन गतिविधियों में, इन क्रिया विधियों में आपका शामिल होना, दैट रिक्वायर देम, जो उन चीजों की आवश्यकता महसूस करते हैं, टू नेगोशिएट मीनिंग, जहां पर उन अर्थ की क्या की जाए, आपका नेगोशिएशन की जाए, उनकी बातचीत का आधार वहां पर आपका रखा जाए। तो डेफिनेटली ये चीज वहां पर आपको देखने को मिलेगी कि उन एक्टिविटीज में आपको क्या करना है, एंगेजमेंट रखना है, जो आपको रिक्वायर करते हैं, जो आपकी आवश्यकता बताते हैं, और उन आवश्यकताओं के साथ में उस मीनिंग को क्या किया जाए, नेगोशिएट किया जाए या उसकी बातचीत के आधार पर रखा जाए। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल आज का आखिर का है, देख लीजिएगा, अपन 5-7 सवाल करते हैं ना, आज 18 सवाल तक अपन पहुंचे। एक दिन ऐसा भी आएगा 35 से 40 सवाल भी अपन करेंगे। टू बी इफेक्टिव, प्रभावशाली होने के लिए इन सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में ए टीचर शुड, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक यहां पर बिल्कुल ब्रॉड मेंटालिटी का रहेगा, बच्चे हैं उनके साथ में हर वक्त अपना टाइम स्पेंड करना चाहेगा, इनसाइड द क्लास आउटसाइड द क्लास, प्रॉपर वे में कोलैबोरेटिव होगा, कोऑपरेटिव होगा, साथ में वहां पर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, इंटरएक्शन आएगा, इंटरएक्टिव अप्रोच के साथ में रहेगा, एक फैसिलिटेटर वहां पर रहेगा, क्लास के मैनेजर के तौर पर वहां पर काम करने वाला रहेगा। तो देखना कि टीचर को इफेक्टिव रहना है कहां पर, सीएलटी के अंदर, तो क्या करेगा? फोकस मेनली ऑन ग्रामर टीचिंग, अगर व्याकरण का अध्यापन या शिक्षण करवाता है तो वो टीचर मेनली वहां पर क्या नहीं है, बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है, इफेक्टिव टीचिंग नहीं कही जा सकती। आजकल आप एक ट्रेंड देख रहे हैं, किसी भी एक ग्रामर की बुक को लेने के बाद में वहां पर उसी के आगे पीछे आप इर्द गिर्द घूमते रहते हो, खाली उसी ग्रामर टीचिंग को कर रहे हो, तो बच्चा है उस पर आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो रही है, मोनोटोनस है, पैसिव है। अब सवाल दर सवाल, सवाल दर सवाल, इंटरएक्टिव अप्रोच तो वहां पर आपकी बेटा है ही नहीं। फिर यूज टेक्नोलॉजी ओनली फॉर रीडिंग एक्टिविटीज, जब आपके लिए वहां पर आप ये बात करते हैं कि पढ़ने की गतिविधियां होती हैं उसमें तकनीक को काम में लेते हैं, ले तो सकते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी काम में ले सकते हैं, आप किसी भी टेक्नोलॉजिकल जो आपका इशू है उसको साथ में रख सकते हैं, आपका कि ये प्रॉब्लम आई उसे सुधारा कैसे जाए, मतलब इशू का मायने क्या है, यहां पर प्रॉब्लम से है, और उसको सॉर्ट आउट भी आप वहां पर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन यहां टीचर इससे इफेक्टिव नहीं होगा। भाई अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये चीज जरूरी थोड़ी है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे बताऊं, आपको सिंपल बोर्ड पे बताऊं तो भी बताई जा सकती है, टाइम थोड़ा कंज्यूम हो सकता है, लेकिन फिर भी वो चीज इफेक्टिव मानी जाएगी, इसके साथ भी इसके बगैर भी। हाँ, ये सोने पर सुहागा होता है, 19 नहीं बल्कि 21 होता है, टाइम को बचाता है, लेकिन केवल और केवल रीडिंग एक्टिविटीज के लिए आप टेक्नोलॉजी काम में लें, बाकी एक्टिविटीज के लिए काम में ना लें, ये तो गलत है। फिर तो सभी एक्टिविटीज में काम में आनी चाहिए। इनकरेज स्टूडेंट इंटरेक्शन, बहुत बढ़िया बात यहां पर फिर से आपको देखने को मिली है कि बच्चों की परस्पर क्रिया है उसको उत्साहित करने का काम आपको देखने को मिलता है, जहां फैसिलिटेट अर्थात सुविधा मुहैया करवाई जाती है, किसकी खातिर? आपका कम्युनिकेशन या संप्रेषण की खातिर। एक बच्चा जब दूसरे बच्चे से कम्युनिकेट करता है, टीचर से कम्युनिकेट करता है, अपने फैमिली मेंबर्स से कम्युनिकेट करता है, सोसाइटी के मेंबर्स हैं वहां कम्युनिकेट करता है, तो उन बच्चों को कभी डिस्करेज नहीं किया जाएगा, बल्कि हमेशा क्या किया जाएगा? इनकरेज किया जाएगा। लिमिट स्टूडेंट्स स्पीकिंग, वहां पर आप विद्यार्थी हैं उनकी स्पीकिंग या उनके बोलने का जो कौशल है उसको स्ट्रक्चर्ड अर्थात संरचना आधारित वे के अंदर उन एक्सरसाइजेस या उन अभ्यास कार्यों पर देखा जा सकता है, उनके साथ उन्हें जोड़ा जा सकता है, उनके साथ उन्हें अटैच किया जा सकता है। तो क्या बच्चे की स्पीकिंग एबिलिटी है उसको आप लिमिट करना चाहेंगे? अगर लिमिट करते हैं तो बच्चे को पैसिव बनाना चाहते हैं, बच्चे को रोकना चाहते हैं, बच्चे को वहां पर बाउंड करना
करना चाहते हैं, जो सरासर गलत होगा। तो आपने देखा हमने कुल मिला के अभी 3 से 4 क्लासेस में 40 प्लस नियर बाई 43-44 के आसपास क्या किए, क्वेश्चंस किए। और अभी भी अगर मेरे पास किसी बच्चे के 10, 15, 20 क्वेश्चंस और आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको सीएलटी के करवाऊंगा। तो आप सोचिए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सीएलटी आपके पास में क्या रहेगी, 100 प्लस क्वेश्चन दे जाएगी। अब एक टॉपिक आपके पास में 100 से ज्यादा क्वेश्चंस दे जाता है, किसी किताब की आवश्यकता नहीं, किसी अदर आपके वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं, किसी अदर टीचर के नोट्स उठाने की आवश्यकता नहीं, सारा का सारा मटेरियल आपको एमसीक्यूज के माध्यम से यहां पर मिल रहा होगा। इन पर टोटली आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, टोटली डिपेंड भी रह सकते हैं आपका। और यह विश्वास के साथ कर रहा हूं कि आज वहां पर अपने पास में तारीख कितनी है, 5 जनवरी है। अब अपने पास में खूब टाइम बचा है। अगर अपन 15 से 20 सवालों का एवरेज भी रखते हैं तो सोचिए लास्ट तक आते आते कितने सवाल आपके समक्ष वहां पर रहेंगे। कोई इक्का दुक्का टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसे आपको सेल्फ वहां पर स्टडी करनी है, वो छोड़ूंगा भी वो टॉपिक जो आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जहां आपको प्रॉब्लम आती है उनके सवाल में यहां लेकर आऊंगा। जरूरी नहीं कि अपन सीएलटी पे ही चल रहे हैं, अपन वहां प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पे भी आएंगे, होम लैंग्वेज पे आएंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म पे आएंगे, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज इन लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश है उस पर आएंगे, आपका रेमेडियल टीचिंग पर आएंगे, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन पर भी अपन आएंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश अलग अलग हैं उन पर भी अपन बात करने वाले हैं, फोनेटिक्स पे भी बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। कुछ आप हाथ बढ़ाएं, कुछ मैं कोशिश आपकी वहां पर कर रहा हूं और इस बात से मुझे बहुत खुशी है कि आप बच्चे पूरा सपोर्ट भी यहां पर कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से निस्वार्थ भाव से आप दूसरे बच्चों को भी वहां पर इस मटीरियल है उसको शेयर करने का काम कर रहे हैं। और इससे बढ़िया पुण्य का, इससे बढ़िया शबाब का काम इस सृष्टि में, इस कायनात में हो नहीं सकता है। तो कहते हैं ना कि अपन जो काम करना चाहें डेफिनेटली वो कर पाएंगे, जहां चाह वहां राह है। बस मंजिल दूर नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक तौर पर आप क्या करें, काम करें, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज के सपनों को पूरा जरूर करें। इसी उम्मीद के साथ में कि आप मेहनत करते रहेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार साथियों।